पांच। नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिर सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से हम हरियाणा के तमाम सियासी उठक पटक को आपके सामने लेकर के आए हैं। लगातार हम आपको बताते आए हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि हरियाणा में सियासत का मूड किस तरीके से है, किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स सियासत के मूड में देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से बयानबाजी का दौर चल रहा है और किस तरीके से एक दूसरे पर छीटाकशी की जा रही है। आज एक बार फिर से सियासी गलियारे में आपके लिए हम लेकर आए हैं सियासत जगत की तमाम खबरें और ख़ास तौर पर बजट सत्र चूंकि जारी है और बजट सत्र में बजट पर जो चर्चा की जा रही है उसको लेकर के भी तमाम खबरें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से 12 तारीख को बजट पेश किया गया विधानसभा में और उसके बाद अब उस पर चर्चा की बारी है और उस पर लगातार चर्चा चल रही है। लगातार हंगामा भी देखने को मिल रहा है, कुछ विधेयक भी रखे गए हैं, उससे भी आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के सियासी गलियारे में क्या कुछ आपके लिए खास है। विधानसभा सत्र का छठा दिन और छठा दिन भी काफी हंगामेदार रहा, चूंकि बजट पर चर्चा होनी थी जो पेश किया गया था वित्त मंत्री मनोहर लाल की तरफ से, और ऐसे में उस चर्चा के दौरान भी काफी हंगामा देखने को मिला और खासतौर पर किसान का मुद्दा एक बार फिर से उठा। कुछ विधेयक भी विधानसभा के पटल पर रखे गए और खासतौर पर जिस तरीके से बातें की जा रही थी कि जो सरकारी संपत्ति को नष्ट करेगा तो उसका जो जुर्माना है उसकी जो भरपाई होगी उन्हीं लोगों से होगी जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। ये विधेयक भी पटल पर रखा गया। ऐसे और भी कुछ विधेयक थे जिन्हें टेबल किया गया है, लेकिन उससे इतर किसी देखने को मिली। हरियाणा विधानसभा के छठे दिन सदन में हंगामा बरपा। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल हुआ और उसके बाद बजट पर चर्चा। तो वहीं सीएम मनोहर लाल की 10 मार्च को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अकाली नेताओं की नारेबाजी करने का मामला भी विधानसभा में उठा। स्पीकर ने कहा कि अकाली विधायकों ने सीएम पर हमला करने और घेरने तक का प्रयास किया। इस घटना पर मैंने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है, डीजीपी को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। लेकिन किसानों का मुद्दा है कि सड़क से सदन तक खत्म नहीं हो रहा। एक बार फिर हरियाणा विधानसभा में किसानों के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। तो सीएम को कहना पड़ा कि हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी न समझे। कि सरकार का संयम, हमारी विनम्रता, इसको कुछ लोग और उसमें यहाँ विधायकों में भी कोई हो सकता है कि जो कमजोरी समझता हो, तो हमारे अपने हैं इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम उनको समझाएंगे, हम उनको रास्ते पर लाएंगे। लेकिन जो उनको उकसाएगा, उकसाने वालों में हमारे कांग्रेस के भी कुछ मित्र हैं। और जिस दिन कांग्रेस ये कह देगी कि हमारा पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, उस दिन मैं कह दूंगा लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस आगे आ गई है। सीएम ने यह तक कहा कि आंदोलन को कांग्रेस उकसा रही है। लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है हम लोकतंत्र का सम्मान करें, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायकों के व्यवहार से ये साफ है कि ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आंदोलन का एक तरीका है, लेकिन आंदोलन का एक तरीका है। अगर आंदोलन में आपने लोकतंत्र को अपने हाथ में ले लिया, उस आंदोलन की निंदा नहीं की, तो इसका मतलब आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। एक मिनट, लोकतंत्र को बचाना आपका काम है। सीएम की बात का जवाब हुड्डा ने यह कहते हुए दिया कि मैंने सदन में गरिमा नहीं तोड़ी। कांग्रेस का कोई भी सदस्य किसानों को उकसा नहीं रहा, हम सिर्फ किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य नहीं उकसा रहा है, कोई नहीं उकसा रहा है। ये आप गलत नहीं करें, इस बात का हम उनका समर्थन करें, उनकी मांगों का समर्थन करें, करते रहेंगे, कोई नहीं उकसा रहा है। वहीं इसके बाद सीएम ने कहा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोई भी संगठन किसी भी नेता का बॉयकॉट करने की बात करता है तो हम उसकी निंदा करेंगे। सदन में इसके लिए सीएम ने निंदा प्रस्ताव रखा। मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि अगर कहीं भी समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता का बाइकआउट करने की बात कहेगा तो यह सदन उसकी निंदा करेगा। यह प्रस्ताव पारित कर दो। नहीं करेगा, आप समर्थन कर रहे हैं। कोई मेरी तो आप समर्थन कर रहे हैं। आप बात करो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, इंक्लूडिंग बीजेपी, कोई किसी का बाइकआउट करने की बात करेगा, उसकी निंदा करेंगे।
बात इसके बाद आगे बढ़ी तो कांग्रेस को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और सदन में कांग्रेस ने हंगामा किया। एक वक्त तो कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट तक कर दिया। कांग्रेस के विधायक हालांकि कुछ मिनटों बाद सदन में लौट तो आए और विधानसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया और सदन में एक एक कर कई प्रस्ताव पेश किए गए और सदन में कार्यवाही के छठे दिन हंगामा बढ़ता गया। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। अब आपको रूबरू कराते हैं उन विधेयक से जो टेबल किए गए। इन विधेयक में कुछ ऐसे विधेयक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसकी चर्चा लगातार की जा रही थी, और उन विधेयक में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला भी एक विधेयक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर सरकार को काफ़ी क्षति पहुंचती है, काफ़ी नुकसान होता है जब किसी भी तरीके की एजिटेशन में या आंदोलन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो अब कुछ और भी प्रदेश हैं जिन्होंने इस स्तर पर कानून बनाया है, और अब हरियाणा ने भी इस पर अपना कानून बना लिया कि किस तरीके से अगर किसी भी एजिटेशन में, किसी भी आंदोलन में अगर वो हिंसक होता है और सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी। विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और छठे दिन भी हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार रही। प्रश्नकाल के साथ हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू की गई, तो उसके बाद बजट अभिभाषण पर चर्चा हुई, लेकिन सदन में हंगामा जब हुआ तब कई विधेयक पेश किए गए। सदन की कार्यवाही के छठे दिन एक नहीं बल्कि कई विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। कुछ पास हुए तो कुछ फेल। दरअसल सदन के पटल पर रखे गए विधेयक हरियाणा विनियोग विधेयक 2021, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021, हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति विधेयक संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021। सदन के पटल पर रखे गए विधेयकों पर सदन में हंगामा हुआ। विधेयकों पर चर्चा हुई, सरकार ने अपना पक्ष रखा तो विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और सदन के छठे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। विधानसभा की ये कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हरियाणा के युवाओं को एक तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया, जिसमें प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का मसला सामने आया। लेकिन इस 75% आरक्षण के मसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन सरकार के लिए एक राहत भरी बात है कि हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, क्योंकि ये सवाल ये उठ रहा था कि अगर हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया तो सरकार के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती भी हो जाएगी, सरकार की छीछालेदर भी हो जाएगी, क्योंकि कुछ प्रदेश ऐसे भी रहे हैं इतिहास में जहां पर इस तरह के प्रावधान लाए गए, उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया और उस पर एक स्टे लग गया और वो स्टे आज तक वहां कायम है। लेकिन हरियाणा की सरकार खुशी मना रही होगी कि हाईकोर्ट में इस प्रस्ताव को, ये जो चैलेंज किया गया था, इसे खारिज कर दिया गया। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा वासियों को 75% आरक्षण देने के सरकार के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि अभी सरकार का ये एक्ट इंडस्ट्री पर एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ऐसे में याचिकाकर्ता को ये याचिका वापस लेने की छूट दी जाती है। हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल हरियाणा सरकार ने निजी सेक्टर में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधानसभा में बिल पास किया था, जिस पर राज्यपाल भी मोहर लगा चुके हैं। सरकार के हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ये चुनौती एक औद्योगिक संस्था ने देते हुए आशंका जताई कि इस कानून के लागू होने से हरियाणा से इंडस्ट्री का पलायन हो सकता है और इससे युवाओं के अधिकारों का हनन होगा। याचिकाकर्ता ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में इस एक्ट पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका के मुताबिक हरियाणा सरकार का ये फैसला योग्यता के साथ अन्याय है, लेकिन अब इस याचिका को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।
बेशक इंडियन नेशनल लोकदल का कोई भी विधायक अब नहीं बचा है, बेशक इस विधानसभा के सत्र में इंडियन नेशनल लोकदल का कोई विधायक नहीं है, लेकिन अभय चौटाला खबरों से दूर नहीं रहते हैं। लगातार उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं जहां वो खबरों में फिर से आ जाते हैं, सुर्खियां वो बटोर लेते हैं। ऐसे में एलनाबाद जहां से वो विधायक थे, उन्होंने वो सीट छोड़ी और अब उस सीट पर घमासान होने वाला है। ऐसे में वो खुद अपने ही परिवार के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, यानी कि जेजेपी को चैलेंज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो अजय चौटाला खुद वहां से आकर के चुनाव लड़ लें और देख लें कि जनता का प्यार किससे मिलता है। देखिए, हरियाणा की राजनीति में पारिवारिक युद्ध अक्सर देखने को मिलते रहे हैं और चौटाला परिवार में एक बार फिर घमासान की तैयारियां दिख रही हैं, क्योंकि इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपने बड़े भाई अजय चौटाला के परिवार को बड़ी चुनौती दी है। अभय ने अजय के परिवार को एलनाबाद सीट का उपचुनाव लड़ने के लिए मैदान में आने को कहा है। मुकाबला जनता ने करना, मैंने नहीं करना। मैंने तो बहुत खुली छूट दिया। अब जैसे साथी ने मेरे से पूछ लिया था कि वहां से दिग्विजय लड़ेगा, मैं बोला दिग्विजय क्यों, उसका बाप लड़ ले, उसका भाई लड़ ले। रोज ये कहते थे मेरे लिए, बीमारी वजह से अभय सिंह विधानसभा पहुंच गया, अब वो चारों आ जाए ना लड़ने के लिए, उनको बहम निकल जाएगा, पता चल जाएगा। ये चुनाव एलनाबाद का अब की बार एक चीज का और फैसला करेगा कि चौधरी देवीलाल का असल वारिस कौन है और चौधरी देवीलाल की नीतियों को कौन आगे ले जा सकता है। इस बात पे इलाहाबाद के लोग इस बाई इलेक्शन में मोहर लगाएंगे। जी सुना आपने, एलनाबाद सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अजय चौटाला के परिवार से कोई भी आ जाए, अभय चौटाला कहते हैं उन्हें जनता बता देगी कि सच क्या है। यकीन नहीं होता तो एक बार फिर सुनिए। मुकाबला जनता ने करना, मैंने नहीं करना। मैंने तो बहुत खुली छूट दिया। अब जैसे साथी ने मेरे से पूछ लिया था कि वहां से दिग्विजय लड़ेगा, मैं बोला दिग्विजय क्यों, उसका बाप लड़ ले, उसका भाई लड़ ले। रोज ये कहते थे मेरे लिए, बीमारी वजह से अभय सिंह विधानसभा पहुंच गया, अब वो चारों आ जाए ना लड़ने के लिए, उनको बहम निकल जाएगा, पता चल जाएगा। ये चुनाव एलनाबाद का अब की बार एक चीज का और फैसला करेगा कि चौधरी देवीलाल का असल वारिस कौन है और चौधरी देवीलाल की नीतियों को कौन आगे ले जा सकता है। इस बात पे इलाहाबाद के लोग इस बाई इलेक्शन में मोहर लगाएंगे। अभय चौटाला यही नहीं रुके। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके अभय चौटाला ने बजट के आंकड़ों के आधार पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की घेराबंदी की। अभय ने कहा कि सरकार ने इस बार के बजट में खेती, बिजली, परिवहन, जन स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और शिक्षा का बजट काफी कम कर दिया है। अकेले स्वास्थ्य विभाग के बजट में पिछले साल की अपेक्षा 13% की बढ़ोतरी कर सरकार अपनी पीठ ठोक रही है। अब की बार का बजट जो है वो अलग अलग वर्ग के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आंकड़े जो दर्शाए गए उससे हर आदमी ये सोच रहा होगा कि पता नहीं मुख्यमंत्री ने अब की बार ऐसा बजट तैयार कर दिया जिससे किसान प्रभावित होगा, जिससे बेरोजगार युवक जो है वो प्रभावित होंगे, जिससे हेल्थ के अंदर बहुत बड़ी योजनाएं बनेगी। लेकिन हैरानी की बात है, जब बजट को आप गहराई से जाकर के देखोगे, जब उसके बजट के एक एक एजेंडे को, पैरे को जब आप चेक करोगे, तब असलियत आपके सामने आएगी कि इस बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आम साधारण व्यक्ति को कोई लाभ मिले। सरकार ने बजट पेश कर दिया है और ऐसे में विपक्षी नेता लगातार सरकार का घेराव कर रहे हैं, लेकिन एलनाबाद सीट को लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि इस सीट पर अभय चौटाला, अजय चौटाला और उनके परिवार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। चंडीगढ़ से पवन सिबर की रिपोर्ट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी राहत भरी खबर है, क्योंकि उन्हें जमानत मिल गई है। भूमि आवंटन वाले मामले में उनकी पेशी और पेशी के दौरान भी
जमानत उन्हें मिल गई है। ये कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो प्रदेश में चुनिंदा सीट्स खाली हुई हैं, जहां पर लगातार उनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी की जाएगी, इसमें हुड्डा का होना बहुत ही ज़रूरी था और ये जमानत एक रिलीफ है कांग्रेस के लिए भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी। पंचकुला औद्योगिक प्लांट आवंटन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बार बार कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमानत हर बार मिल रही हो, लेकिन ये कार्रवाई उनके गले के पास बनी है। दरअसल एक बार फिर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 20 आरोपियों समेत पंचकुला की ईडी कोर्ट में पेश होना पड़ा। पंचकुला औद्योगिक प्लांट आवंटन मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 20 आरोपी पेश हुए, जबकि मामले में 2 आरोपी एक्सटेंप्शन पर चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर औद्योगिक प्लांट आवंटन मामले में रेगुलर जमानत मिल गई और साथ ही 20 और आरोपियों को भी रेगुलर बेसिस पर जमानत दे दी गई। वहीं इससे पहले पिछली सुनवाई 5 मार्च को हुई थी, जिसमें इन सभी 20 आरोपियों को अंतरिम जमानत मिली थी। पिछली सुनवाई के दौरान पंचकुला औद्योगिक प्लांट आवंटन मामले में नोटिस भी जारी हुआ था। मामले के मुख्य आरोपी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 22 लोगों को ये नोटिस जारी हुआ था। खैर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर जमानत मिल गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी और एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी कोर्ट में पेश होना होगा और तब तक उनके गले पर तलवार लटकी रहेगी। जनता टीवी के लिए पंचकुला से उमंग शोरार की रिपोर्ट। हरियाणा की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की सियासत भी काफी गरमाई हुई है और हिंसक रुख भी पश्चिम बंगाल की सियासत लेती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में खेला होबो तो किस तरीके से वहां पर खेला हो रहा है, किस तरीके से खेला वहां पर चल रहा है और किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में खेला वहां पर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो खेला होबे, देखिए रिपोर्ट। कहते हैं राजनीति असंभावनाओं का खेल है और इन्हीं असंभावनाओं में सियासी जमीन की संभावनाएं तलाशती भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में सियासी मंच से खेला होबे कहने वाली ममता बनर्जी को भी बीजेपी की तैयारियां देख बंगाल के विधानसभा चुनावों में खेला होने की उम्मीदें हैं और इन्हीं उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए ममता बनर्जी ने व्हील चेयर से ही रैलियां करना शुरू कर दिया और व्हील चेयर को ही पतवार बनाकर ममता इस सियासी सुनामी से उबरने का प्रयास कर रही है। আমি বলি যন্ত্রণা তখন থাকবে, আমাকে তো দরকার 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে এবং সে মনের জোর আমি আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি। এই কদিন মামাটি মানুষ যেভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছেন, খবরাখবর নিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকটা ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে, পারিবারিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। नंदीग्राम विधानसभा में नामांकन के बाद ममता बनर्जी को लगी चोट और उस चोट पर सियासत का प्लास्टर बांधती बीजेपी। ममता बनर्जी को लगी चोट का दर्द लेकर टीएमसी चुनाव आयोग तक पहुंच गई और टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस चोट को बीजेपी का दिया जख्म बता डाला। हालांकि बीजेपी भी इस चोट को लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे गई, जिसके बाद जांच में ममता को लगी इस चोट को चुनाव आयोग ने महज इत्तेफाक बताया। अब इस इत्तेफाक के बाद ममता ने राजनीतिक अखाड़े में तूफानी वापसी करते हुए बैक टू बैक रैलियां शुरू कर दी और मंचों से यह कहा जाने लगा कि बंगाल की चोट, बंगाल की जनता का दर्द उनके दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि बंगाल की जमीन पर प्रचार में जुटे अमित शाह ने रैली के मंच से यह भी कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी 200 पार करेगी और ममता दीदी अपनी हार का ठीकरा अपनी चोट पर न फोड़ दे। बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के
त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। हमारे विकास में जो सरकार आड़े आ रही है वो सरकार को हम हटाकर दम लेंगे। अमित शाह का ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को परेशान कर रहा है। परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि ममता बनर्जी के राइट हैंड और टीएमसी के पुरोधा शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में आना और खुद सीधा ममता बनर्जी को नंदीग्राम के संग्राम में चुनौती देना टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्योंकि यह भी कहा जाता है कि ईस्ट मिदनापुर के इलाके में शुभेंदु अधिकारी के पास अच्छा खासा वोट बैंक है। मां माटी मानुष के नारे वाली तृणमूल कांग्रेस के लिए बीजेपी बड़ी चुनौती खड़ी कर रही है और इस चुनौती के बीच चिंताएं ममता के चेहरे पर साफ झलकती है। हालांकि ममता किसी भी मंच पर इन चिंताओं को सिरे से खारिज करती रहती हैं, लेकिन अंदर खाने ममता को भी अपनी सियासी जमीन छीनने का डर है। खैर, पश्चिम बंगाल के इस रण में 2 मई को आने वाले चुनावी नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के पिछले चुनावों के समीकरणों पर अगर नजर डालें तो तृणमूल कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और बीजेपी के पास पाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।